गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे उपभाषा। उपभाषा क्या होती है? उपभाषा को जानने से पहले हम उसमें थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि सबसे पहले देखो, ये हमारी होती है बोली। बोली क्या होती है? जो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन इसमें क्या होती है कि साहित्य रचना नहीं होती है। और ये हमारी होती है उपभाषा। जब क्या होता है कि बोली को सर्वमान्य रूप में प्रधानता दी जाती है तो वो हमारी क्या बन जाती है? उपभाषा। कोई भी, जैसे कि हम कोई साहित्य रचना लिखते हैं तो उसको क्या है कि हमें क्या है कि मान्यता मिल जाती है, तो वो हमारी बन जाती है उपभाषा। अब ये देखो, ये क्या है? भाषा। जब इन उपभाषाओं में साहित्य रचना होने लगती है, धीरे धीरे उसे सर्वमान्य रूप प्रदान करना पड़ता है, तो वो हमारी बन जाती है भाषा। तो इसी तरह से आज हम पढ़ेंगे उपभाषा के बारे में कि उपभाषा क्या होती है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी की उपभाषाएं और उनकी बोलियां। तो हमारी हिंदी की 5 उपभाषाएं दी गई हैं। तो वो कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। इन 5 उपभाषाओं को याद करने के लिए आप एक लाइन याद करोगे, जिससे आपको ये उपभाषाएं आसानी से याद हो जाएंगी। जैसे ये लाइन हमारे पास दी हुई है कि पूर्वी या पश्चिमी पहाड़ी पर बिहारियों का राज है। देखो, पूर्वी, पूर्वी में पूर्वी हिंदी आ गई, पश्चिमी, पश्चिमी हिंदी आ गई, पहाड़ी, पहाड़ी हिंदी आ गई, बिहारी, बिहारी हिंदी आ गई, और राज का मतलब है यहाँ पर राजस्थान। तो ये हमारी एक ही लाइन में क्या आ जाता है कि पूर्वी हिंदी की, इसमें हमारी जो उपभाषाएं हैं उनकी 5 उपभाषाओं का नाम आ जाता है। तो वो कौन सी लाइन है? पूर्वी एवं पश्चिमी पहाड़ी पर बिहारियों का राज है। तो ये हमारी 5 उपभाषाएं हैं, और आगे हम उनकी बोलियां पढ़ेंगे। वो बोलियां कौन कौन सी हैं? तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे पूर्वी हिंदी की बोली को पश्चिमी हिंदी में नहीं लिख सकते। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको एक आसान ट्रिक बताऊंगी। और आपके पेपर में जैसे कोई क्वेश्चन आता है तो वो प्रश्न ऐसे आएगा, जैसे कि पूर्वी हिंदी है, उसमें आपको 4 भाषाएं दी होंगी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, नेपाली, ऐसे डाल देंगे। तो इनमें से जो पूर्वी हिंदी की नहीं है बोली, वो आप बताओ, उस पर निशान लगाओ। तो इस तरह से ये प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। तो पहले तो हम पढ़ेंगे पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी क्या होती है? उनकी बोलियां हैं हमारे पास हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कि अवधी, ये आपको तीनों लर्न करनी है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इसको याद करने के लिए हम ये ट्रिक याद करेंगे, ABC। A से अवधी, B से बघेली और C से छत्तीसगढ़ी। तो ये हमारी क्या हो गई है? पूर्वी हिंदी की बोलियां। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में हमारे पास 5 बोलियां आ जाती हैं। वो आ जाती हैं जैसे कि बांगरू, बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और कन्नौजी। अब इनको 5 को आपको याद करना मुश्किल लगता है, तो आप इसके लिए एक लाइन याद कर लें, जैसे कि बाबू ब्रजलाल खड़े हैं कन्नौज में। देखो, बा से हमारे पास आ जाएगी बागरू, बू से बुंदेली, ब्रज से आ जाएगी ब्रजभाषा, और खड़े से आ जाएगी खड़ी बोली, और कन्नौज से क्या बन जाएगी? कन्नौजी। तो इसमें हमारी जो है पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं? बांगरू, बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और कन्नौजी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में हमारे पास 3 बोलियां आती हैं, जैसे कि कुमायूनी, नेपाली और गढ़वाली।
तो अब इसको याद करने के लिए जैसे पहाड़ी हिंदी, ये क्या है कि पहाड़ वाले जो क्षेत्र होते हैं वहीं पर ये बोली बोली जाती है। अब देखो, कुमायूनी से कु, नेपाली से ने और गढ़वाली से ग, तो इसका हमारे पास ये ट्रिक आ जाएगी कुनेग। अगर आप ये कुनेग शब्द लर्न कर लोगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी जो बिहार में बोली जाती है, इसमें भी हमारे पास जो है 3 आ जाती हैं बोलियां। कौन कौन सी है? मैथिली, मगही और भोजपुरी। अब इसको याद करने के लिए आपको कंफ्यूज हो जाओगे, आप कैसे हमने याद करना है, तो इसके लिए आप एक ही शब्द याद कर लोगे, मैम भी। कैसे? क्या आ जाएगा? मैथिली में में और मगही में म और भोजपुरी में भी। तो ये शब्द अगर आप याद कर लोगे तो आपको बिहारी हिंदी की बोलियां याद हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है राजस्थानी हिंदी। अब राजस्थानी हिंदी जो ये राजस्थान में बोली जाती है, तो राजस्थान में जैसे कि हमारे 4 होते हैं भाग, तो अब जयपुरी होता है, ये हमारा पूर्वी हिंदी में, पूर्वी राजस्थान में बोला जाता है। और मेवाती होता है, ये हमारा उत्तरी जो राजस्थान है वहां पर ये बोली बोली जाती है। मारवाड़ी ये हमारा दक्षिणी में बोली जाती है और मालवी ये पश्चिमी में बोली जाती है। तो अब इसको याद करने के लिए आप क्या करोगे? देखो, जयपुरी में यहाँ करोगे जयपुरी में आप करोगे जयपुर, मेवाती में, मारवाड़ी में माँ और मालवी में माँ। तो अब इसकी ट्रिक जो है आपको याद हो जाएगी, जैसे कि ये क्या है? जयपुर में मामा। तो इस ट्रिक के द्वारा जो है आप हिंदी की उपभाषाएं और उनकी बोलियां याद कर सकते हो। तो ये हमारी जो ये 5 जो है हमारी दी हुई हैं उपभाषाएं और 18 उनकी बोलियां दी गई हैं। तो अब इसको याद करने के लिए, पूरी लाइन को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताई गई है। क्या बताई गई है? कि जैसे क्या है कि ABC मैम भी जयपुर में मामा के साथ कुनेग में गई और वहां पर क्या है कि बाबू ब्रजलाल खड़े हैं कनौज में। तो इस तरह से अगर आप ये लाइन याद करोगे तो इसमें आपकी पूरी के पूरी जो है 18 बोलियां आ जाएंगी। और अगर आपने उपभाषा याद करनी है तो उसमें ये आ जाएगी पूर्वी एवं पश्चिमी पहाड़ी पर बिहारियों का राज है। तो ये लाइन याद करोगे तो इससे आपको 5 उपभाषाएं और इनकी जो ट्रिक है इसके अकॉर्डिंग आप याद करोगे तो आपकी इनकी 18 के 18 बोलियां जो है आपको आसानी से याद हो जाएंगी। तो इस तरह से आपने जो है हिंदी की उपभाषाएं और उनकी बोलियों को याद करना है। आज हम पढ़ेंगे क्रिया शब्दों के विभिन्न रूप। तो क्रिया शब्दों के विभिन्न रूप में हमारे पास आ जाता है, पहले उसको पढ़ना पड़ेगा हमें काल को। काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से समय होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? काल। तो इसमें क्या है कि काल को हम 3 भागों में बांटते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो आज हम पढ़ेंगे भूतकाल के बारे में। तो इसमें भूतकाल में भी हमारे पास जो है 6 भूतकाल के भेद दिए हुए हैं। तो हमारे पास जो धातु होती है, जैसे कि हमारे पास ये है लिख, इसी के आधार पर जो है हमने क्रिया शब्दों के विभिन्न रूप को पढ़ेंगे। जैसे कि हम भूतकाल के 6 भेद होते हैं हमारे पास। पहले हमारे पास होता है जैसे कि सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? जो कार्य जो है भूतकाल में सामान्य रूप से पूरा हो चुका है उसे हम कहते हैं सामान्य भूतकाल। जैसे कि हमारे पास उदाहरण दिया हुआ है कि प्रभा ने कहानी लिखी, तो वो कहानी को लिख चुकी है। अब देखो ये धातु लिख के रूप में हमारे पास क्या आ गया? लिखी। तो ये कार्य जो है वो सामान्य रूप से पूर्ण हो चुका है, तो ये हमारा हो गया है सामान्य भूतकाल। उसके बाद हो जाता है हमारे पास नंबर 2 पर है आसन भूतकाल। आसन का अर्थ होता है निकट, यानी कि कार्य जो है आसन भूतकाल। अब हम किसे कहते हैं कि कार्य जो है
वो हमने शुरू कर लिया है, लेकिन क्या है कि खत्म होने में थोड़ा समय उसे लगेगा, यानी कि निकट ही है उसके। तो इसका उदाहरण देखो, उदाहरण के तौर पर आपको समझ में आएगा कि प्रभा ने अभी कहानी लिखी है। देखो अभी लिखी है, कार्य तो उसने शुरू किया था, लेकिन क्या है कि अभी अभी उसने ये काम को क्या है कि खत्म किया है, कहानी अभी उसने लिख के छोड़ी है। तो इसका मतलब होता है आसन भूतकाल। उसके बाद होता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण का अर्थ होता है पूरा होना, यानी कि काम जो है वो पूरा हो चुका है। जैसे कि प्रभा ने कहानी लिखी थी, प्रभा जो है कहानी लिख चुकी थी, तो ये हमारा होता है पूर्ण भूतकाल। उसके बाद हमारे पास होता है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण का मतलब होता है काम तो हमने क्या है कि शुरू कर लिया है, लेकिन जो है अभी पूरा नहीं हुआ है, उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। जैसे कि प्रभा कहानी लिख रही थी, अभी उसने पूरी तो नहीं की है, लिख रही थी, तो ये हमारा होता है अपूर्ण भूतकाल। उसके बाद इसमें आता है संदिग्ध भूतकाल नंबर 5 पर। तो संदिग्ध का अर्थ होता है संदेह होना हमें किसी काम में। तो इसमें देखो प्रभा कहानी लिख चुकी होगी, यानी कि उसने क्या है कि हमने अंदाजा लगाया है, हमें संदेह है इस बारे में कि प्रभा ने कहानी लिखी है या नहीं, तो हम अंदाजा लगाकर कह रहे हैं कि प्रभा कहानी लिख चुकी होगी। तो ये हमारा होता है संदिग्ध भूतकाल। उसके बाद आ जाता है हेतु हेतुमंद भूतकाल नंबर 6 पर। तो इसमें क्या होता है कि हेतु हेतुमंद भूतकाल में कि इसका जैसे उदाहरण क्या दिया हुआ कि यदि प्रभा अभ्यास करती तो अवश्य कहानी लिख पाती। तो इसका अर्थ क्या होता है कि क्रिया का क्या है कि एक दूसरे पर निर्भर होना। जैसे कि क्रिया जो है हमारे पास, क्रिया कौन सी है, लिखना, लिख पाती, तो वो उसने देखो हम क्या है कि क्या कह रहे हैं कि यदि प्रभा अभ्यास करती तो अवश्य कहानी लिख पाती। तो इसमें जो है एक कार्य जो है दूसरे कार्य पर निर्भर होना बताया गया है। तो ये हमारे थे भूतकाल के 6 भेद। आगे हम पढ़ेंगे इसमें वर्तमान काल और भविष्य काल के भेद पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा था भूतकाल के भेद, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वर्तमान काल के भेद। तो वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। तो जैसे कि पहला भेद है हमारे पास सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, वर्तमान काल जो अब समय चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल। तो इसमें सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है कि क्रिया का वह रूप जिसमें क्या है कि क्रिया जो है वो सामान्य रूप से हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल। जैसे कि प्रभा कहानी लिखती है, यानी कि अभी उसने क्या है कि लिखती है, लिख रही है, तो ये हमारा क्या है कि वर्तमान काल है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण का अर्थ होता है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो इसमें क्रिया का वह रूप जिसमें जो है कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसमें देखो जैसे हमारे पास वाक्य दिया हुआ है प्रभा कहानी लिख रही है, अभी उसने क्या है कि पूरी नहीं की है, अभी वो कहानी लिखने में लगी हुई है, तो उसका काम जो है कहानी लिखने का अभी पूरा नहीं हुआ है। तो ये हमारे पास आ जाता है अपूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद नंबर 3 पर है संदिग्ध। संदिग्ध का अर्थ होता है संदेह। संदिग्ध वर्तमान काल, काम होने में क्या है कि हमें संदेह हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं हम, संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे कि प्रभा कहानी लिखती होगी, हमें पता नहीं है कि वो लिख रही है या लिख चुकी है, कैसे है, तो हमें उसे संदेह है, तो हम कह रहे हैं कि प्रभा कहानी लिखती होगी। तो ये हमारे थे वर्तमान काल के 3 भेद। कौन कौन से थे, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है भविष्य काल। तो भविष्य काल क्या होता है कि आने वाला समय, उसे हम क्या कहते हैं, भविष्य काल। तो भविष्य काल के 2 भेद बताए गए हैं। नंबर 1 है सामान्य भविष्यत काल
सामान्य भविष्यत काल में क्या हो जाता है कि जो आने वाला समय है उसमें जो क्रिया है वो सामान्य रूप से होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य भविष्यत काल। जैसे कि इसका उदाहरण है, देखो, प्रभा कहानी लिखेगी, अभी उसने लिखी नहीं है या लिख नहीं चुकी है, तो हम क्या कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि वो लिखेगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सामान्य भविष्यत काल। उसके बाद नंबर 2 पर है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य का मतलब है यानी कि संभावना की गई है हमने उससे, तो इसमें क्या हो जाता है कि हमें पता नहीं है कि वो कहानी लिखेगी या नहीं लिखेगी, तो इसमें देखो हो सकता है कि कल जो है प्रभा कहानी लिख पाए, तो इसमें हमें क्या है कि संदेह है, हमें तो पता तो नहीं है कि वो लिखेगी या नहीं लिखेगी, तो हम तो अंदाजा लगाकर ही कह रहे हैं कि हो सकता है कि कल प्रभा कहानी लिख पाए। तो इसमें हमारे जैसे कि और भी उदाहरण हो जाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि बादलों को देखकर कि शायद वर्षा हो या वर्षा होने की संभावना है, तो ये हमारे ये ऐसे उदाहरण में किसमें आ जाते हैं, संभाव्य भविष्यत काल में। तो आज हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारे भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। आगे उनके क्या है कि भेदों के रूप भेद पड़े हैं, तो इसमें आपने ये याद करना है कि जो हमारे भूतकाल के भेद होते हैं वो 6 होते हैं, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं और जो भविष्य काल होता है उसके 2 भेद होते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक जो धातु है, ये जैसे कि हमने इसको इस धातु को प्रयोग किया है ना, कि लिख धातु को हमने कैसे प्रयोग किया है, तो इसी तरह से अन्य धातुएं आ जाती हैं, तो आपको इन धातुओं के बारे में ध्यान से पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे सार लेखन के बारे में। सार लेखन क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक कोई गद्यांश का पैरा होता है या अनुच्छेद होता है, छोटा सा पैरा लगा लो जो आपके पेपर में आता है 5 नंबर का, तो उसी तरह से होता है कि किसी गद्यांश या अनुच्छेद के मुख्य भावों अथवा विचारों को कम से कम शब्दों में लिखना सार लेखन कहलाता है। यानी कि हमारे पास एक पहरा दिया हुआ है, अगर हम उन पहरे में हमारे पास होती हैं 7-8 लाइनें, तो हमने उसको सार लेखन हमने उस पहरे में से छांट कर लिखना है। तो जो मेन उनकी बातें हैं वो 2-3 बातें होती हैं, वो हम उसने क्या है कि अंडरलाइन कर लेते हैं और वो हमारा बन जाता है सार लेखन। तो अगर हम सार लेखन लिखते हैं तो इसके लिए कुछ बातें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, जैसे कि उनकी भाषा जो होती है वो सरल होनी चाहिए, हमें मुश्किल शब्दों को बीच में नहीं डालना चाहिए। और जैसे कि हमारे पास कोई एक पहरा दिया हुआ होता है कि जैसे कि 8 से लेकर बीच में होती हैं पंक्तियां 10 तक, तो उन पहरों में से जो मेन लाइनें होती हैं वो 2-3 पहरे यानी कि पहरे का 1/3 भाग ही हमने उस सार लेखन में लिखना होता है। तो हम पहले जो हमारे पास जो अनुच्छेद होता है या गद्यांश का पहरा होता है, तो हमने उस पहरे को पहले ध्यान से 2-3 बार पढ़ना है, फिर उसके अंदर जो एक शीर्षक होता है जिसके बारे में बातें कही गई होती हैं, तो उसका भी हमने शीर्षक को क्या करते हैं कि हम अंडरलाइन कर देते हैं पहले, तो उसके बाद हम जो है उस पहरे को ध्यान से पढ़कर उसका सार लेखन लिखते हैं। तो अब आपने पाठ 3 में जो ठेस कहानी लिखी थी बहुत बड़ी थी, तो इसको आपने सार लेखन के रूप में लिखना है।